आज हम देखेंगे चमोली जनपद के बारे में। यहाँ पर गोपेश्वर लिखा हुआ है। गोपेश्वर इसलिए लिखा है दोस्तों क्योंकि चमोली जनपद का जो मुख्यालय है वो गोपेश्वर में है। इससे पहले हम 3 ज़िले देख चुके हैं, हरिद्वार, देहरादून और उसके बाद उत्तरकाशी, और आज हम चमोली। फिर इसके बाद इस तरह से 13 ज़िले 13 दिन में हमारे पूरे हो जाएंगे। और पूरी परीक्षा वाणी की बुक है, नया एडिशन है जो बिल्कुल नया है, और प्रिंट भी बिल्कुल साफ आ रहा होगा आपको, और आपको ऐसा लगेगा कि आप जैसे बुक से ही पढ़ रहे हैं। तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ फरवरी 1960 में गढ़वाल जनपद से अलग करके चमोली को नया जनपद बनाया गया। तो चमोली कब बना था? तो 24 फरवरी यहाँ पर आपको कर लेना है। 24 फरवरी 1960 को चमोली जनपद का गठन हुआ था। 20 जुलाई 1970 को अलकनंदा में आए बाढ़ से चमोली के अधिकांश राजकीय भवन नष्ट हो गए, अतः चमोली से 11 किलोमीटर दूर स्थित गोपेश्वर में जिला मुख्यालय बनाया गया। अगला है यहाँ पर विदिशा के नागवंशी राजा गणपति नाथ चौथी सदी में ने यहाँ मध्य हिमाद्री शैली का एक विशाल मंदिर रुद्र महालय बनवाया था, जिसे अब गोपेश्वर के नाम से जाना जाता है। यह प्राचीन मंदिरों में राज्य का सबसे बड़ा मंदिर है। इस मंदिर की दीवारों पर 4 नागवंशी राजाओं, कौन कौन? स्कंदनाग, विभुनाग, अंशुनाग और गणपति नाग, यहाँ देख लेते हैं, यहाँ होगा गणपति नाग के मुख उत्कीर्ण है। इस मंदिर में गुप्तकालीन सूर्य मूर्ति, उत्तर गुप्तकालीन गंगा मूर्ति, पूर्व मध्यकालीन धर्मचक्र परिवर्तन मुद्रा में बुद्ध मूर्ति, वो 12वीं सदी की बीणाधर नटराज मूर्ति, वो 12 भुजी चंडिका मूर्ति आदि दर्शनीय मूर्तियां हैं। उत्तरांचल के पर्वतीय नगरों में गोपेश्वर ही एकमात्र ऐसा नगर है जहां न अधिक गर्मी पड़ती है और न ही अधिक सर्दी। अगला इसके समीपवर्ती दर्शनीय स्थलों में रुद्रनाथ, अनुसुईया मंदिर, अत्रि मुनि आश्रम। तो इनके बारे में हम रुद्रनाथ, इनके बारे में भी डिटेल में भी देखेंगे क्योंकि पंच केदारों में आता है। और यहाँ पर जो जिस पर मैं ज़्यादा जोड़ दूँ दोस्तों वो आपको बिल्कुल याद रखना है। और यहाँ पर जैसे कि है अत्रि मुनि आश्रम है। इस आश्रम में बालखिली नदी विशाल जलप्रपात के रूप में गिरती है। गोपीनाथ मंदिर या गोपेश्वर शिव मंदिर, वैतरणी कुंड, मूर्ति रहित मंदिरों का समूह एवं बांज वृक्षों के समूह मुख्य आकर्षण केंद्र है। इसके जो है यहाँ बांज वृक्षों के समूह मुख्य आकर्षण केंद्र है। अब देख लेते हैं चमोली जनपद के प्रमुख दर्शनीय स्थल। तो सभी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। चमोली जनपद में आपको बहुत कुछ मिलेगा। पंचबद्री, और बहुत ज़्यादा प्रश्न भी बनते हैं, चाहे पर्वत से हो, सब कुछ ज़्यादातर जो ताल, ग्लेशियर सब आपको जो ज़्यादातर मिलते हैं वो चमोली में ही देखने को मिलते हैं, और उत्तर भी अधिकतर होता है कि चमोली जनपद ही। तो पंचबद्री हम देखेंगे यहाँ, उसके बाद पंचकुंड, पंचप्रयाग सब कुछ देखेंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा आप लोग। पंचबद्री, 5 बद्री विष्णु भगवान को समर्पित हैं और चमोली जिले में ही स्थित हैं। सबसे पहले आएगा बद्रीनाथ विशाल बद्री। तो बद्रीनाथ के बारे में जानते हैं। बद्रीनाथ विशाल बद्री, बद्रीनाथ हरिद्वार से 384 किलोमीटर व जोशीमठ से 51 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। महाभारत तथा पुराणों में इन्हें बद्रीनाथ को, ये सब आपको बिल्कुल याद रखना है, मुक्तिपर्दा, योग सिद्धा, बद्रीवन, बद्रिकाश्रम, विशाला, नरनारायण आश्रम आदि नामों से संबोधित किया गया है। तो ये सभी आपको याद रखने, जितने सभी अंडरलाइन में कर रहा हूँ और बाकी यहाँ पर ब्लैक में भी लिखा हुआ है। तो ये सब आपको बिल्कुल याद रखना है। यह देश के 4 धामों में से एक है। समुद्र तल से ऊंचाई ये आपको याद रखनी है 31-33 मीटर ऊंचाई आपको याद रखनी है 31-33 मीटर, ये भी आ सकता है, ऊंचाई पर स्थित है। यह अत्यधिक ऊंचे नीलकंठ पर्वत शिखर के भव्य पृष्ठ पट सहित नर अर्जुन एवं नारायण विष्णु नामक 2 पर्वत श्रेणियों के पार्श्व में स्थित है। इस स्थल पर पहले जंगली बद्रियों का कालीन सा बिछा था, जिससे इसे बद्रीवन का नाम मिला। मंदिर की ओर अभिमुख अलकनंदा नदी के तट पर गर्म जल का एक कुंड स्थित है, जिसे तप्त कुंड के नाम से जाना जाता है। इस कुंड में स्नान करना स्फूर्तिदायक है। मंदिर प्रतिवर्ष अप्रैल मई
के महीने में खुलता है एवं शरद ऋतु में नवंबर के तृतीय सप्ताह के लगभग बंद हो जाता है। बद्रीनाथ धाम के पुजारी दक्षिण भारत स्थित मालाबार क्षेत्र के आदि गुरु शंकराचार्य के वंशजों में होते हैं, जिन्हें रावल कहा जाता है। तो मालाबार क्षेत्र से होते हैं, तो ये भी एग्जाम में आया हुआ है और उन्हें रावल कहा जाता है। बद्रीनाथ मंदिर 3 भागों में बटा है, तो ये भी एग्जाम में बना हुआ प्रश्न है। बद्रीनाथ मंदिर कितने भागों में बटा है? 3, 4, 5, 6 इस तरह से ऑप्शन बने थे। तब आपको याद रखना है 3 भागों में बटा है, तो सीधे सीधे यहाँ पर लिखा हुआ है सिंहद्वार, मंडल और गर्भगृह। मुख्य प्रतिमा भगवान विष्णु की चिंतन मुद्रा काले रंग की है लेकिन खंडित है। मूर्ति के खंडित होने का मूल कारण शायद नारद कुंड में पड़े रहना है, जिसे शंकराचार्य ने निकाल कर स्थापित करवाया था। मुख्य मूर्ति के पार्श्व में नर नारायण की, दाहिने कुबेर की एवं बाएं नारद की प्रतिमाएं हैं। इस मंदिर का निर्माण काल, यानी कि बद्रीनाथ को हम पढ़ रहे हैं, तो बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण काल गढ़वाल वंश के प्रारंभिक राजा अजयपाल के शासनकाल में हुआ, परंतु पूर्ण भव्य मंदिर बनाने का श्रेय कत्यूरी राजवंश को है। शंकुधारी शैली में बना यह मंदिर 15 मीटर ऊंचा है और शंकुधारी शैली में बना है, तो ये भी आपको याद रखना है। अब बात कर लेते हैं आगे। यहाँ 5 प्रसिद्ध कुंड हैं और ये कुंड आपको याद होने ही चाहिए, और बाकी पंचधाराएँ, पंचकुंड, पंचबद्री, पंचप्रयाग, अभी सब देखेंगे आगे। यहाँ 5 प्रसिद्ध कुंड हैं। सबसे पहला कुंड तप्त कुंड, नारद कुंड, सत्यपथ कुंड, त्रिकोण कुंड और मानुषी कुंड। तो ये हैं हमारे 5 कुंड। अब है बद्रीनाथ में दर्शनीय शिलाएँ, इन्हें देख लेते हैं। गरुड़ शिला, नारद शिला, मार्कंडेय शिला, नरसिंह शिला और बारह शिला। अब पंचधाराएँ को देख लेते हैं। यहाँ की पंचधाराओं में स्नान एवं आचमन का भी महत्व है। ये धाराएं हैं, कौन कौन सी धाराएं? कूर्म धारा, प्रहलाद धारा, इंदु धारा, उर्वशी धारा और भृगु धारा। तो ये 5 धाराएं हैं। बद्रीनाथ तीर्थ में प्रमुख स्थित गुफाएं, तो यहाँ से प्रश्न बनता है। सब गुफाएं, कौन गुफा कहाँ है, यहाँ से प्रश्न जरूर बनता है, सभी से बनता है। बद्रीनाथ तीर्थ में स्थित प्रमुख गुफाएं हैं स्कंद गुफा, गरुड़शिला गुफा एवं राम गुफा। तो ये हैं। और अगर आप बद्रीनाथ से आगे जाएंगे, माणा गांव के निकट मुचकुंद गुफा, गणेश गुफा और ब्यास गुफा है। ये भी एग्जाम में आयोग ने पूछा था कि भारत की कुछ उत्तर दिशा में, कुछ इस तरह से प्रश्न बना था, उत्तर दिशा में स्थित भारत का अंतिम गांव माणा किस जनपद में स्थित है? तो कहाँ स्थित है? तो चमोली में है। हम चमोली जनपद पढ़ रहे हैं। तो प्रश्न आयोग कैसे भी पूछ सकता है। अगला है बद्रीनाथ मंदिर से थोड़ी दूरी पर ब्रह्मा कपाली है, जहां लोग पितरों को पिंड अर्पित करते हैं। अब है आदि बद्री। आदि बद्री मंदिर कर्णप्रयाग से 21 किलोमीटर की दूरी पर है, यानी कि कर्णप्रयागी में, कर्णप्रयाग से 21 किलोमीटर दूर है आदि बद्री। और यहाँ पर 16 छोटे मंदिर हैं, जिनमें समतल छत वाले 7 मंदिर अत्यधिक प्राचीन हैं। इनकी स्थापना गुप्त काल में की गई थी। समस्त मंदिर छोटे छोटे चबूतरों पर 2 से 6 मीटर की विभिन्न ऊंचाइयों में साथ साथ स्थापित किए गए हैं। यहाँ के मुख्य मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा 1 मीटर ऊंची है, जिसे काले पत्थर में निर्मित किया गया है। और विष्णु भगवान ही आदि बद्रीनाथ है। विष्णु भगवान ही आदि बद्रीनाथ है। अगला है भविष्य बद्री। भविष्य बद्री, अब दोस्तों इसमें मैं सीधे लाइन बाय लाइन इसमें पढ़ता हूँ परीक्षावाणी, मतलब इस तरह से पूरी परीक्षावाणी हम देखेंगे। और इसमें इस तरह का कि जैसे या बोर्ड पे पढ़ाओ या फिर कॉपी पर अलग तरह से पढ़ाओ नोट्स टाइप में, तो इसमें ये इस तरह का है कि इसमें आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आप बुक ही पढ़ रहे हैं और आप खुद ही पढ़ रहे हैं। आप सुन लीजिए कानों में लीड डालकर कैसे भी, तो इस तरह से, और आपको याद भी रहेगा। और बिल्कुल परीक्षावाणी का ऐसा है तो नहीं कि इससे प्रश्न नहीं आते। तो अगर आप पूरी जो 22 चैप्टर हैं परीक्षावाणी के, तो अगर आप पूरा देख लेंगे तो पढ़ लेंगे, जहाँ से भी खुद पढ़ें, वीडियो से पढ़ें, कहीं से पढ़ें, तो लेकिन आपके 20-25 नंबर बनने के चांस अगर अच्छे से आप पढ़ लेते हैं तो इतने नंबर आपके आ जाएंगे। बाकी कुछ इधर उधर से कुछ चीज़ आप लॉजिक लगा के
और कुछ कैसे भी करके आप थोड़ा और अच्छा स्कोर कर लेंगे, 35 तक आप कर लेंगे। अब है यहाँ पर हमारा भविष्य बद्री। यह मंदिर जोशीमठ से 18 किलोमीटर दूर पूर्व में लद्दाख की ओर सुबेन नामक स्थान पर है। अब ये आपको बिल्कुल याद रखना है, कौन सा बद्री पंचबद्रियों में से सुबेन नामक स्थान पर है। तो भविष्य बद्री है। अब आपको ये बताना है, ये प्रश्न भी पहले बना है। अब आप कहोगे कि प्रश्न कैसे आता है कि यहाँ बुक से आया ही नहीं है, कहाँ से आ गया, इस तरह का होता है एग्जाम में देने के बाद। तो ये सुबेन नामक स्थान पर है। तो इस तरह से जहाँ पर मैं ज़्यादा जोर दूंगा तो वो आपको ज़्यादातर बिल्कुल याद रखनी होंगी। यहाँ विष्णु भगवान के आधे आकृति की पूजा की जाती है भविष्य बद्री में, तो ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। कहा जाता है कि घोर कलयुग आने पर बद्री विशाल लुप्त हो जाएंगे, तब यहाँ मूर्ति पूर्ण हो जाएगी और ये बद्री विशाल के रूप में पूज्य होंगे। अगला है, अब यहाँ देखेंगे, अभी पंचप्रयाग आने वाले हैं। इतने एग्ज़ाम हो गए दोस्तों, आयोग पहले से ही प्रश्न करा रहा है। पहले तक आयोग यूकेएसएससी तो 2014 में बना, लेकिन उससे पहले भी जब एग्ज़ाम होते थे तो पहले से ही राज्य गठन के बाद से ही तो पंचप्रयाग पंचबद्री लगातार प्रश्न बनते रहे, अभी भी बनेंगे और बनते ही रहेंगे। अगला है वृद्ध बद्री। वृद्ध बद्री समुद्र तल से 1380 मीटर की ऊंचाई पर तथा जोशीमठ से 7 किलोमीटर की दूरी पर अनीमठ में स्थित है। तो कहाँ स्थित है? अनीमठ में स्थित है। यहाँ पर आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा बद्रीनाथ की प्रतिमा सर्वप्रथम स्थापित की गई वृद्ध बद्री में, अतः यह प्रतिमा वृद्ध या पहली बद्री कहलाती है। अगला है योग ध्यान बद्री। योग ध्यान बद्री जोशीमठ से 20 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। और आपको बताना है कि जो जोशीमठ है ये किस नदी के किनारे है, तो ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जो जोशीमठ है, ये जोशीमठ किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये आपको बताना है। बाकी मैंने वन लाइनर में पूरा आपको बताया है, 10 घंटे की वीडियो है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे भी आप देख लेंगे तो 10 से 15 क्वेश्चन आपके, और इतना तो आप कर लेंगे, लेकिन जो आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी वो एक अलग ही होगा, तो आप उसे ज़रूर देखेगा। योग ध्यान बद्री ये पांडुकेश्वर में है। योग ध्यान बद्री वो पांडव शिला है। शीतकाल में कपाट बंद होने पर बद्रीनाथ की चतुर्मुखी मूर्ति यहाँ लाई जाती है। कहाँ? ये बद्रीनाथ में, योग ध्यान बद्री में बद्रीनाथ की मूर्ति यहाँ लाई जाती है। अगला है पंच केदार। पंच केदारों में तुंगनाथ, रुद्रनाथ, मधमेश्वरनाथ, कल्पनाथ, केदारनाथ। वर्तमान में चमोली जनपद में रुद्रनाथ एवं कल्पेश्वर महादेव है। शेष 3 रुद्रप्रयाग में। तो रुद्रप्रयाग में कौन कौन है? केदारनाथ और उसके अलावा दूसरा केदार, पहला केदार केदारनाथ है पंच केदारों में, और दूसरा ये मधमेश्वरनाथ, तीसरा तुंगनाथ। तो ये कहाँ है? चमोली में है। अभी हाल ही के एग्जाम में बना था कि प्रश्न कितने केदार पंच केदारों में से रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है, तो 3 है और 2 हैं चमोली में। तो यहाँ से प्रश्न बनता है। प्रश्न कैसे बन सकता है? पंच केदारों में से केदारनाथ, मधमेश्वरनाथ, तुंगनाथ एवं रुद्रनाथ की व्यवस्था केदारनाथ मंदिर समिति के अधीन है, जो केदारनाथ मंदिर समिति के अधीन है। और इसके अलावा जबकि कल्पेश्वर मंदिर जो कि चमोली में ही है और 5वां केदार है, मंदिर की व्यवस्था बद्रीनाथ मंदिर समिति के अधीन है। अगला है रुद्रनाथ। चमोली जिले में स्थित इस मंदिर में भगवान शिव के रौद्र मुख का पूजन किया जाता है। रुद्रनाथ मंदिर 2286 मीटर ऊंचाई पर स्थित है और यहाँ रौद्र मुख का पूजन किया जाता है। याद रखना, मुख का पूजन किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि शरीर त्यागने के पश्चात लोगों की आत्मा यहाँ स्थित बैतरणी नदी पार कर आगे बढ़ती है। ये चतुर्थ केदार के रूप में, चतुर्थ केदार है रुद्रनाथ और पितृतीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है। तो ये आ सकता है कि पंच केदारों में से कौन पितृतीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है, तब आपको बताना है रुद्रनाथ। यह स्थान गोपेश्वर से 23 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये तो नहीं आएगा कितनी किलोमीटर पर, गोपेश्वर जरूर आएगा कि गोपेश्वर के पास है। और ये जब आप यहाँ जाएंगे तो तभी आपको याद रखना है 23 किलोमीटर, लेकिन ये तो खैर आएगा नहीं एग्जाम में। यह क्षेत्र ब्रह्म कमल के लिए जग प्रसिद्ध है। तो कौन सा केदार ब्रह्म कमल के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है हमारा रुद्रनाथ जो है।
तो ये भी आ सकता है एग्जाम में। और शीतकाल में इनकी पूजा गोपेश्वर मंदिर में होती है, रुद्रनाथ की। अगला है पंच केदारों में अंतिम केदार कल्पेश्वर। उसके बाद हम देखेंगे पंचप्रयागों के बारे में। आप कोई भी पुराना एक पेपर उठा के देख लीजिए, वहाँ आपको निश्चित रूप से पंचप्रयागों से प्रश्न देखने को मिल जाएगा, और प्रश्न भी ज़्यादा टफ नहीं बनता है, इसी तरह का बनता है। अगला है कल्पेश्वर। पंचम केदार कल्पेश्वर में भगवान शिव के जटामौलेश्वर की पूजा की जाती है। कहते हैं कि इस स्थान पर अप्सरा उर्वशी तथा दुर्वासा ऋषि ने कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या की थी। यह मंदिर शीतकाल में बंद नहीं होता है। कौन? सिर्फ एक ही है, यह कल्पेश्वर। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, शीतकाल में बंद नहीं होता है, यानी कि जो कल्पेश्वर के कपाट हैं वो वर्ष भर खुले रहते हैं, आप कभी भी दर्शन करने जा सकते हैं। अब है पंचप्रयाग, और पंचप्रयाग आपको बिल्कुल याद रखना है। कौन कौन से देखते हैं। पवित्र नदियों के संगम पर स्थित पंचप्रयागों का धार्मिक दृष्टि से विशेष महत्व है। गढ़वाल में अलकनंदा। अब दोस्तों ये जो अलकनंदा है ना, ये आपको सारी पंचप्रयागों में मिलेगी, सभी में, अभी हम देखेंगे। एवं विभिन्न नदियों के संगम पर स्थित पंचप्रयाग विशेष महत्व के हैं। ये हैं कौन? विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग। और इनमें से जो विष्णुप्रयाग है, नंदप्रयाग है और कर्णप्रयाग है, ये तीनों हैं चमोली में। तो पंचप्रयागों में से कितने प्रयाग चमोली जनपद में हैं? तो 3 हैं। ये हैं आपके सामने, विष्णुप्रयाग है, नंदप्रयाग है और कर्णप्रयाग है। अगला आता है रुद्रप्रयाग। अब रुद्रप्रयाग में, तो रुद्रप्रयाग कहाँ होगा? अब रुद्रप्रयाग आपको खुद ही पता है, रुद्रप्रयाग खुद ही है जनपद। और देवप्रयाग ये टिहरी में। पहला प्रयाग हमारा विष्णुप्रयाग। अब जहाँ पर मैं आपको ज़्यादा जोर दूँ वो तो आपको निश्चित रूप से याद रखना ही होगा। विष्णुप्रयाग, विष्णुप्रयाग जो है ये अलकनंदा तथा पश्चिमी धौलीगंगा के संगम पर है। तो पहली बात यही आप याद रखिए, जो विष्णुप्रयाग है ये अलकनंदा एवं पश्चिमी धौलीगंगा के संगम पर है। संगम के दोनों ओर जय विजय पर्वत हैं। पहली बात आपने याद रखा, अलकनंदा एवं पश्चिमी धौलीगंगा या विष्णुगंगा, और जय और विजय पर्वत, तो ये भी आपको याद रखना है, जय विजय पर्वत। यह समुद्र तल से 1372 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये ऊंचाई तो खैर आएगी नहीं। ऐसा माना जाता है कि नारद मुनि ने इस स्थान पर भगवान विष्णु की पूजा की थी। यहाँ विष्णु कुंड के निकट विष्णु का मंदिर है। यह स्थल बद्रीनाथ मार्ग पर जोशीमठ से आगे है। तो पहला प्रयाग हमारा विष्णु प्रयाग हमने देख लिया है। अब देख लेते हैं विष्णु के बाद कौन? नंद, नंद के बाद कर्ण, कर्ण के बाद रुद्र, रुद्र के बाद देव। तो ये हमारे 5 प्रयाग हैं। अगला है हमारा नंद प्रयाग। कर्ण प्रयाग से 22 किलोमीटर दूरी पर, ये कर्ण प्रयाग से 22 किलोमीटर मतलब कि ज़्यादा दूरी नहीं है, इनमें पास पास ही हैं दूर, तथा समुद्र तल से 914 मीटर की ऊंचाई पर स्थित नंद प्रयाग। तो ये भी नहीं आएगा, आप यहाँ से याद रखिए अलकनंदा एवं नंदाकिनी। नंद प्रयाग जो है अलकनंदा एवं नंदाकिनी के संगम पर स्थित है। इस संगम का नाम राजा नंद के नाम पर रखा बताया जाता है। यहाँ विष्णु गोपाल का मंदिर है। कहाँ? नंद प्रयाग में। अगला है कर्ण प्रयाग। अब कर्ण से आप समझ गए होंगे कर्ण कौन थे, तो कर्ण के बारे में देखेंगे हम। कर्ण प्रयाग देखते हैं अब। ऋषिकेश बद्रीनाथ मार्ग पर स्थित कर्ण प्रयाग अलकनंदा एवं पिंडर, अलकनंदा एवं पिंडर। ये पिंडर जो नदी है ये पिंडारी ग्लेशियर बागेश्वर से निकलती है। पिंडारी ग्लेशियर, वैसे पिंडारी बागेश्वर पिथौरागढ़ सब जगह फैला हुआ है। तो पिंडारी जो है पिंडर नदी, ये पिंडारी ग्लेशियर से निकलती है। और यह स्थान कर्ण, यह स्थान कर्ण की, अब इधर तपस्थली, यह स्थान कर्ण की, देखते हैं क्या है, हाँ तपस्थली है। यह स्थान कर्ण प्रयाग जो है कर्ण की तपस्थली रही। इसी स्थान पर भगवान सूर्य ने कर्ण को कुंडल कवच तुरीण दिए थे। ये आपने देखा भी होगा उस समय महाभारत में। यहाँ उमा देवी के मंदिर के अलावा कालेश्वर
का काल भैरव मंदिर, जलेश्वर महादेव, चंडिका मंदिर, कर्ण मंदिर और नारायण मंदिर समूह स्थित है। कहाँ स्थित है? तो ये है मेरे भाई कर्ण प्रयाग में। अब है पंचप्रयाग भी हमारे पूरे हो गए हैं। अब है वसुंधरा प्रपात। तो सीधे सीधे प्रश्न बनेगा कि वसुंधरा प्रपात किस जनपद में स्थित है। पहले तो जनपद ही आएगा, तो ये है चमोली में, क्योंकि हम चमोली पढ़ रहे हैं। चमोली के अंतिम गांव माणा से पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर की दूरी पर वसुंधरा प्रपात हिमाच्छादित शिखरों, ग्लेशियरों एवं ऊंची चट्टानों की पृष्ठभूमि में स्थित है। यहाँ जल 145 मीटर की ऊंचाई से प्रपात के रूप में गिरता है। तो 145 मीटर से जब आता होगा, आप कल्पना कीजिए कि 100 मीटर, तो का मतलब आपकी फील्ड में देखते होंगे तो 100 मीटर कितना होता है, फिर 145 मीटर यानी कि 1.5, अगर इतने ऊंचाई से गिरेगा तो कैसा जल दिखता होगा, बहुत अच्छा लगता होगा। अब है हमारा ये वसुंधरा प्रपात हो गया है। अब है गैरसैंण, और गैरसैंण को राजधानी बनाने की घोषणा कब हुई थी? तो ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये आपको बताना है गैरसैंण को राजधानी बनाने की घोषणा कब हुई थी। बाकी 10 घंटे की जो ऑनलाइन है उसमें सब कुछ आपको ये मिल जाएगा। गैरसैंण चमोली जिले में स्थित गैरसैंण गढ़वाल एवं कुमाऊं का ज्यामितीय केंद्र बिंदु है। गैरसैंण की भौगोलिक स्थिति के कारण रमाशंकर कौशिक समिति, तो ये भी आता है रमाशंकर कौशिक समिति 1994 में बनी थी, ने उत्तरांचल की प्रस्तावित राजधानी के लिए उपयुक्त स्थान माना था गैरसैंण को। चाय बागानों के लिए प्रसिद्ध इस नगर में राज्य का दूसरा विधानसभा भवन बनाया जा रहा है। बाकी जो ऑनलाइन है 10 घंटे की, उसमें कौन कौन से विधानसभा भवन है, 2 विधानसभा भवन देहरादून और गैरसैंण भराड़ीसैंण वाले, वो सब कुछ कब मीटिंग हुई थी उसमें आपको मिल जाएंगे। अगला है टिम्मरसैंण गुफा। टिम्मरसैंण गुफा यह जिले के यानी कि चमोली जनपद के नीति घाटी में स्थित है। तो एक प्रश्न आपका भी बन गया कि नीति घाटी कहाँ है? चमोली में। गुफा में अमरनाथ की तरह बर्फ का शिवलिंग है, अब अमरनाथ JNDK वाला, जिस पर ऊपर से जल भी टपकता है। तो टिम्मरसैंण गुफा है। इससे पहले हमने टपकेश्वर महादेव देखा था देहरादून जनपद में। अब है ग्वालदम। बागेश्वर सीमा पर स्थित चमोली जनपद का यह स्थल, वैसे ग्वालदम बागेश्वर में तो नहीं है, लेकिन बागेश्वर सीमा पर स्थित चमोली का स्थल है। प्राकृतिक सुषमा के लिए प्रसिद्ध है। लगभग 1960 मीटर की ऊंचाई पर एक टीले के रूप में बसा ग्वालदम देवदार, बांज बुरास के घने वृक्षों से ढका हुआ है। यहाँ से नंदा घुंगटी, नंदा देवी, त्रिशूल, हिमशिखरों का मनोरम दृश्य दिखाई देता है। तो यहाँ से मतलब खूबसूरत दिखाई देता होगा सब कुछ। ये नंदा घुंगटी है और नंदा देवी, त्रिशूल पर्वत दिखाई देते होंगे। सेब एवं चाय उत्पादन के लिए भी प्रसिद्ध है। तो सेब की खेती भी, चाय उत्पादन भी होता है इधर ग्वालदम में। और कुमाऊं एवं गढ़वाल की संस्कृति का अनूठा संगम देखने को मिलता है, क्योंकि एक तरफ से फिर बागेश्वर आ जाएगा उधर से, फिर उधर से चमोली, तो अपने आप ही कह सकते हैं आप। बिल्कुल ग्वालदम से मात्र 8 किलोमीटर की दूरी पर ऐतिहासिक बधानगढ़ी है। बधानगढ़ी तो आपने पढ़ा होगा कि जैसे जो बधानगढ़ी है, बधानगढ़ का युद्ध या ग्वालदम का युद्ध बलभद्र और रुद्र चंद के बीच 1581 में, तो ये बधानगढ़ी ग्वालदम, तो कई बार इस तरह से होता है प्रश्न में। तो ये यही है जहाँ पहुंचकर हिमालय चेहरे के सामने रखा दर्पण जैसा प्रतीत होता है। तो मतलब अद्भुत ही यहाँ से दिखता होगा। अगला है यहाँ से 15 किलोमीटर की दूरी पर अथारी है, जो अपनी पौराणिकता के लिए प्रसिद्ध है। तो अथारी नामक स्थल किस जनपद में स्थित है? तो ये चमोली में, तो ये भी बन सकता है। अब है जोशीमठ। अब हम देखते हैं जोशीमठ के बारे में। जोशीमठ नाम संस्कृत शब्द ज्योतिर्मठ का विकृत रूप है, जिसका अर्थ है शिव के ज्योतिर्लिंग का स्थल। प्राचीन काल में योशी, ये भी याद रखना आपको, योशी, इस स्थान पर आदिगुरु शंकराचार्य ने तपस्या की थी। ये भी आपको याद रखना है, आदिगुरु शंकराचार्य ने तपस्या की थी जोशीमठ में। उन्होंने इस मठ की स्थापना की थी। तो जोशीमठ की भी स्थापना की थी। हिंदुओं में यह विश्वास है कि शरद ऋतु में
भगवान बद्रीनाथ विष्णु यहाँ विश्राम करते हैं। कहाँ? जोशीमठ में। यहाँ शंकराचार्य जी द्वारा स्थापित भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार का एक मंदिर है। इस मंदिर में नरसिंह भगवान की प्रतिमा की एक भुजा स्थापित है। तो नरसिंह भगवान की प्रतिमा की एक भुजा स्थापित है। मंदिर के सामने एक भवन है जिसमें पत्थर का एक कुंड है, पीतल के 2 फुहारे जिनमें दंडधारा एवं नरसिंहधारा कहा जाता है। इन दोनों फुहारों के मध्य राम एवं सीता की पीतल प्रतिमाएं स्थापित हैं। यहाँ पर हनुमान, गणेश, सूर्य, गौरी शंकर एवं नंद देवी के अनेकों मंदिर स्थित हैं। वैसे जब आप हिंदी पढ़ते हैं तो अनेकों जब जैसे आता है श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, तो वाक्य शुद्ध कीजिए। तो अनेकों वहाँ पर रहता नहीं है, यहाँ पर लिखा अनेकों। जैसे श्री कृष्ण के अनेक नाम है, तो इस तरह से अनेकों से कुछ शब्द होता नहीं है। और नंद देवी के अनेक मंदिर हैं। जोशीमठ में ही शंकराचार्य ने पूर्णागिरि देवी पीठ की स्थापना की थी। यहाँ एक वासुदेव मंदिर भी है। अब जोशीमठ भी हमने देख लिया है। अब है तपोवन। तो तपोवन 3-4 तपोवन है। तपोवन हमने उत्तरकाशी में भी देखा था, टिहरी में भी देखेंगे, चमोली वाला भी है, सब देखेंगे। यह स्थल जोशीमठ से 15 किलोमीटर की दूरी पर है। तपोवन मतलब कि पास में ही है। और अब यहाँ होगा जो कि अपने उष्ण जल स्रोतों यानी कि ताता पानी के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के गर्म जल में रोगों को नाश करने की शक्ति है। तो ठीक है, अब देख लेते हैं हेमकुंड साहिब। यहाँ से भी प्रश्न आता है। हेमकुंड साहिब समुद्र तल से 4529 मीटर की ऊंचाई पर स्थित हेमकुंड स्वर्ण झील जोशीमठ से लगभग 29 किलोमीटर की दूरी पर है। यह गंधमादन आदि 7 भव्य बर्फ से ढके पहाड़ों से घिरा हुआ है। तो ये 7 पहाड़ों से घिरा हुआ है। तो हेमकुंड साहिब ये भी आता है एग्जाम में, जिनको हेमकुंड पर्वत कहा जाता है। तो ये भी आ सकता है। हेमकुंड पर्वत कहाँ है? तो चमोली में है। इसके मध्य स्वच्छ जल की एक झील स्थित है। हाथी पर्वत, ये हाथी पर्वत कहाँ है? तो चमोली में है। एवं सप्तशृंग पर्वत, तो ये भी चमोली में है। सिकरों के हिमनद झील को जल पोषित करते हैं। तो ये आ सकता है हाथी पर्वत, सप्तशृंग पर्वत। झील से हिमगंगा नामक एक छोटी नदी निकलती है। तो हेमकुंड साहिब से हिमगंगा नामक एक छोटी नदी निकलती है। तो हिमगंगा ये भी याद रखना आपको। अगला है झील के समीप एक गुरुद्वारा है और जो कि सिक्कों के लिए एक तीर्थ स्थल है। ऐसा विश्वास है कि सिक्कों के 10वें गुरु, पहली बात तो ये याद रखना है कि सिक्कों के 10वें गुरु कौन? गुरु गोविंद सिंह ने पूर्व जन्म में इस झील के तट पर चिंतन किया था। तो ये भी आ सकता है सिक्कों के किस गुरु ने हेमकुंड साहिब में तपस्या की थी। तो ये हम देख रहे हैं अभी। और हिमगंगा नदी यहाँ से निकलती है। जैसा कि पवित्र ग्रंथ साहिब में संकेत किया गया है, सिख तीर्थ स्थल के रूप में इसकी स्थापना 1930 में हुई थी। तो ये 1930 ये सन आपको याद रखना है। और संत सोहन सिंह, अभी देखते हैं नाम कहीं वो दिया है। तो सिखों के लिए यह कैलाश मानसरोवर के तुल्य है। अगला, यह स्थल लोकपाल तीर्थ या दंड पुष्करणी तीर्थ के नाम से हिंदुओं में पहले ही पूज्य है। तो लोकपाल तीर्थ ये आपको ये याद रखना है। ये 1930 ये आपको याद रखना है। बाकी ऊपर तो मैंने आपको बता ही दिया है। बाकी हिमगंगा नदी, पर्वत सब बता ही दिए हैं। और दंड पुष्करणी तीर्थ ये भी आपको याद रखना है। तो सीधे सीधे प्रश्न बनेगा, तो ये आपको याद रखना है। यह लक्ष्मण जी का एक छोटा सा मंदिर भी है और यहाँ हिंदू और सिख दोनों जाते हैं। अब है रूपकुंड। अब ये रूपकुंड भी अपने आप में अद्भुत अनोखा है। इसके बारे में हम जानेंगे अभी पूरा। तो शुरू करते हैं रूपकुंड। यह स्थान चमोली जनपद के विकासखंड देवाल से 25 किलोमीटर तथा समुद्र तल से 4700 मीटर की ऊंचाई पर त्रिशूल पर्वत की तलहटी में है।
तो पहली बात आपको रूपकुंड से क्या याद रखना है, चमोली में है, बहुत बार एग्जाम में आता है। पहला प्रश्न तो ये आपका यही बनेगा। और किस विकास खंड में है, तो देवाल विकास खंड में है, दूसरा ये। और त्रिशूल पर्वत की तलहटी में है, तो ये भी आ सकता है। और मनोहरी झील से रूपगंगा जलधारा निकलती है यहाँ से। और जून जुलाई के अलावा अधिकांश समय यहाँ यह जमा रहता है, जून जुलाई में, क्योंकि उस समय गर्मी पड़ती है ना, इसलिए। यहाँ 2.5 किमी की परिधि में नरकंकाल फैले हैं जो कि अभी भी आश्चर्य बने हुए हैं। इन नरकंकालों की खोज सर्वप्रथम 1942-43 में वन विभाग द्वारा की गई थी। और ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है, स्वामी पूर्णानंद, इनका नाम आपको बिल्कुल याद रखना है। जहाँ पर मैं ज़्यादा जोर दूँ वो आपको निश्चित रूप से याद होना चाहिए, और प्रश्न भी यहीं से आएगा। स्वामी पूर्णानंद ने 1956 से 58 के दौरान इस रहस्य पर काफ़ी शोध किया। डीएनए टेस्ट के अनुसार ये हड्डियाँ कोंकण क्षेत्र के चित्तपावन ब्राह्मणों की, ये फिर उसके बाद पता चला। और स्वामी पूर्णानंद ने प्रसिद्धि भी दिलाई थी इसको, रूपकुंड को। रूपकुंड, मायावी झील, नरकंकाली ताल, मिस्ट्री लेक, बाकी इसके बहुत सारे नाम हैं। तो ये भी प्रश्न बनता है। आप कोई भी पुराना पेपर उठा के देख लीजिए, चमोली जनपद से प्रश्न तो आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलते ही मिलते हैं। अगला है चाँदपुर गढ़ी। तो चाँदपुर गढ़ी देख लेते हैं अब। आदि बद्री कर्णप्रयाग मार्ग से 2 किलोमीटर दूर लघु गोलाकार पहाड़ी पर चाँदपुर गढ़ी स्थित है। गढ़वाल के 52 गढ़ों में से अभी तक केवल एक ही गढ़ बचा है, वो है अपना चाँदपुर गढ़, चाँदपुर गढ़ी। इसे 9वीं सदी का माना जाता है। अब है फूलू की घाटी। फूलू की घाटी दोस्तों बहुत बार यहाँ से भी प्रश्न आता है। फूलू की घाटी के बारे में देख लेते हैं, बाकी फिर इसके वन लाइनर सभी जनपदों के आते रहेंगे क्रम से, तो इस तरह से और आपकी तैयारी और अच्छी हो जाएगी। तो बाकी यहाँ पर आप डिटेल में पहले आप पढ़ लीजिए, उसके बाद, क्योंकि फिर सीधे आप प्रश्न उत्तर भी देखेंगे, ये आप पढ़े रहेंगे, तो फिर आप जब प्रश्न रहेंगे तो जैसे मैं प्रश्न लाऊंगा, एक ऑप्शन के 4 ऑप्शन होंगे उस पर, तो फिर आपको भी मज़ा आएगा जब आप उत्तर देने में खुद से आपको आ रहा होगा। तो इसलिए आपको ये भी पूरा देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगला है फूलू की घाटी। ऋषिकेश बद्रीनाथ मार्ग पर गोविंद घाट। अब ये गोविंद घाट अलकनंदा और भ्यूडार गंगा के संगम पर है। गोविंद घाट चमोली में है। गोविंद घाट से 19 किलोमीटर पैदल घांगरिया है। यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पर असंख्य फूलों से सजी घाटी वैली ऑफ फ्लावर्स, फूलों की घाटी नाम से जानी जाती है। तो ये सब एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। 14 जुलाई 2005 में, अब ये यहाँ पर वर्ष 2005 लिखा है, आप कहेंगे 14 जुलाई, ये पूरी डेट है। 14 जुलाई 2005 में विश्व धरोहर समिति द्वारा फूलों की घाटी को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। तो ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला है यहाँ पर चिनाब घाटी। चिनाब घाटी ये भी चमोली में है। फूलों की घाटी जैसी दूसरी घाटी, यानी कि इसको जो चिनाब घाटी है इसको दूसरी फूलों की घाटी भी कहा जाता है। और जोशीमठ से ये भी 28 किलोमीटर दूरी पर है, तो ये भी ज़्यादा दूर नहीं है, उसके आसपास ही है। और 5 किलोमीटर वर्ग क्षेत्र में फैले इस घाटी में 500 से अधिक पुष्पों प्रजातियों के पुष्प मिलते हैं। ये पुष्प जून से अक्टूबर तक खिलते हैं, यानी कि अभी जुलाई चल रहा है और इस बीच आपको यहाँ झमाझम पुष्प दिख जाएंगे। अगला है औली। अब औली से भी दोस्तों प्रश्न एग्जाम में आपको देखने को मिल ही जाता है। औली जोशीमठ से सड़क मार्ग से 15 किलोमीटर की दूरी पर तथा रोपवे 1993 से शुरू से 4.15 किलोमीटर इतनी। अगर आप दोस्तों सड़क मार्ग से जाएंगे तो 15 किलोमीटर लग जाएंगे, और आप सीधे रज्जू मार्ग से जाएंगे तो आप 4.5 किलोमीटर में, मतलब कि लगभग इतने में ही 4.150 मीटर में, इतने में ही आप पहुंच जाएंगे, 4 किलोमीटर में, सड़क से दूर है। और औली गर्मियों में मखमली घास एवं शीतकाल में हिमक्रीड़ा तथा पर्यटन स्थल के रूप में विश्व पर्यटन मानचित्र पर अंकित है।
यहाँ राज्य सरकार द्वारा खिलाड़ियों और पर्यटकों हेतु फाइबर ग्लास के छोटे घर, बिल्कुल आपको मज़ा आ जाएगा। 600 मीटर की चेयर लिफ्ट, 500 मीटर की स्की लिफ्ट तथा स्नो बीटर्स बनाए गए हैं। यहाँ जनवरी से मार्च तक विविध साहसिक खेल होते हैं। तो साहसिक खेलों के लिए जनवरी से लेकर मार्च तक विंटर में यहाँ खेल भी होते हैं। 2540 मीटर से 3050 मीटर की ऊंचाई तक फैला यह क्षेत्र स्कीइंग के लिए 6 किलोमीटर लंबा, 2 किलोमीटर चौड़ा है। तो 6 किलोमीटर लंबा आप समझ ही गए होंगे कि 6 किलोमीटर में आप कहाँ पहुँच जाएंगे। 2 किलोमीटर चौड़ा भी है। यहाँ संजीवनी शिखर पर प्राचीन हनुमान जी की माता का मंदिर है। तो औली में ही है, ये भी आता है प्रश्न, हनुमान जी की माता अंजनी का जो मंदिर है औली में ही है, संजीवनी शिखर पर। अगला है नंदा देवी। तो नंदा देवी अब हमारा आ गया है। नंदा देवी जोशीमठ मलारी मार्ग पर लगभग 21 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ नंदा देवी का सिद्धपीठ मंदिर है। भारत सरकार ने नंदा देवी जैव मंडल रिजर्व को राष्ट्रीय पार्क के रूप में स्थापना 1982 में की थी। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है। 1982 में स्थापना हुई थी। वर्ष 1988 में संयुक्त राष्ट्र विश्व विरासत स्थल के रूप में पंजीकृत किया गया। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में 1988 में इसको शामिल किया गया। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को 1982 में स्थापना हुई थी। सब आपको बिल्कुल याद रखना है। इसका क्षेत्रफल 58-60, इतना ही याद रखिए। ये इतने आप याद रखेंगे तो 58-60 आपका काम हो जाएगा एग्जाम में। 58-60 वर्ग किलोमीटर में है। यहाँ विश्व की कई लुप्तप्राय जंतु प्रजातियाँ पाई जाती हैं जो कि इस क्षेत्र के लिए स्थानिक है। नंदा देवी सेंचुरी के पश्चिम में गोमुख, अब वहाँ से क्योंकि आपको पता है कि चमोली है, फिर चमोली के आप पश्चिम को जाएंगे तो वहाँ को मिलेगा आपको उत्तरकाशी, फिर आगे को पूरब में जाएंगे तो पिथौरागढ़ आता है। तो यहाँ पर जैसे लिखा है नंदा देवी सेंचुरी के पश्चिम में गोमुख तथा पूरब में मिलम। अब मिलम आपको पता है पिथौरागढ़ में है, गोमुख उत्तरकाशी में है और ये हिमानिया ग्लेशियर है। यहाँ स्थित ऋषि घाटी, पहली बात ये ऋषि घाटी कहाँ स्थित है? चमोली में। एक प्रश्न आपका ये बन गया। 620 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। अब ये सबसे ज़्यादा दोस्तों ये पर्वत आपको बहुत सारे एग्जामों में देखने को मिल जाएगा। नंदा देवी शिखर 78-17 मीटर ऊंचा है। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। नंदा देवी शिखर 78-17 मीटर ऊंचा है जो कि रिजर्व का केंद्र बिंदु है और भारत का दूसरा सबसे ऊंचा शिखर है। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। अब बढ़ते हैं आगे त्रिशूल पर्वत की ओर। त्रिशूल पर्वत 71-20 मीटर। पहली बात दोस्तों ये ऊंचाई याद रखिए। और त्रिशूल पर्वत पहले कहाँ है? तो चमोली में है। पहला प्रश्न यहीं से बनता है। और ऊंचाई है 71-20 मीटर। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। यह पर्वत शिवधाम के रूप में प्रविष्ट है। रानीखेत, अल्मोड़ा तथा ग्वालदम से यह नुकीला दिखता है। तो रानीखेत से भी ये दिखता है, अल्मोड़ा से भी दिखाई देता है, ग्वालदम से भी नुकीला ये दिखता है। जबकि गोपेश्वर से यह सपाट किसी व्यक्ति के मुख के समान दिखता है। फरवरी से जून तक यह गंभीर मुद्रा में, जुलाई से अक्टूबर तक मुस्कुराते हुए और नवंबर से फरवरी तक एक कन्या के मुख की तरह दिखता है। मतलब कि त्रिशूल पर्वत अपने आप में ही अद्भुत है। बाकी इतना सब कुछ हमने जान ही लिया है। अब है माणा। माणा के बारे में हमने ऊपर भी देखा था। चमोली का माणा गांव भारत की सीमा पर बसे अंतिम गांव में से एक है। तो यहाँ से भी प्रश्न आयोग ने पूछ लिया था। पुराणों में इसे मणिभद्रपुरी, यानी कि माणा को क्या कहा जाता है? तो मणिभद्रपुरी। तो ये याद रखिएगा। जहाँ पर मैं ज़्यादा जोर दूँ वो पहले बताया मैंने, आपको बिल्कुल याद रखना है। कहा गया है कि बद्रीनाथ से 4 किलोमीटर मणिभद्रपुरी कहा गया है। यह बद्रीनाथ से 4 किलोमीटर दूर उत्तर में स्थित है। यहाँ पर अलकनंदा एवं सरस्वती का संगम होता है।
तो माणा में आपको याद रखना है अलकनंदा एवं सरस्वती का संगम होता है, ये भी याद रखना है। और अलकनंदा और जो सरस्वती का संगम है ना, इनको जाना जाता है केशव प्रयाग के नाम को, केशव प्रयाग के नाम से। तो ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला है यहाँ के दर्शनीय स्थलों में मुचकुंद गुफा, गणेश गुफा, व्यास गुफा और भीम पुल है। कहा जाता है कि महर्षि व्यास जी ने व्यास गुफा में बैठकर भागवत कथा को मौखिक तौर पर कहा था और लिखने का काम गणेश जी ने गणेश गुफा में किया था। बद्रीनाथ जी की माता मूर्ति भी यहाँ है, कहाँ है? माणा में। साथ ही यहाँ घंटाकर्ण का मंदिर भी है। तो घंटाकर्ण का मंदिर भी कहाँ है? माणा में। और बद्रीनाथ की माता मूर्ति कहाँ है? माणा में। घंटाकर्ण का मंदिर माणा में। और बामन द्वादशी को यहाँ मेला लगता है माणा में। सर्दियों में जब बद्रीनाथ के कपाट बंद होते हैं तो घंटाकर्ण का जो मंदिर है कहाँ है? माणा में। तो घंटाकर्ण का भी कपाट जो मंदिर है वो भी बंद हो जाता है, यानी कि सर्दी में आप यहाँ भी दर्शन नहीं कर सकते। अगला है इस सीमांत गांव से कुछ दूरी पर वसुंधरा प्रपात, जैसा अभी हमने देखा था वसुंधरा प्रपात 145 मीटर ऊंचाई से गिरता है, तो अभी हमने देखा था। अब है यहाँ पर प्रसिद्ध पर्यटन स्थल भी है। माणा मारछा जनजातियों का ग्रीष्मकालीन अधिवास है। एक प्रश्न आपका ये बन गया, माणा मारछा जनजाति जो कि भोटिया की उपजाति है, इन जनजातियों का ग्रीष्मकालीन अधिवास है। तो ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। ये लोग कृषि, ऊनी वस्त्र, शिल्प व पशुपालन से जुड़े हैं। आलू व काफर यहाँ की मुख्य फसल है। कहाँ की? माणा की बात चल रही है ये। आलू व काफर, ये काफर पता नहीं क्या होता है, आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। काफर, यहाँ आलू और काफर माणा की मुख्य फसल है। बद्रीनाथ से माणा तक पक्की सड़क है, आप मतलब ठीक ठाक होगी, आप आसानी से यहाँ घूम पाएंगे। अत्यधिक सर्दी में यहाँ लोग कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में चले जाते हैं, क्योंकि फिर भयंकर सर्दी पड़ेगी तो फिर मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पर लगभग 250 परिवार आवासित हैं और जनसंख्या लगभग 1500 है। मतलब कि इतने ज़्यादा लोग भी नहीं रहते, मतलब कि ठीक ठाक लोग ही रहते हैं। यहाँ पर सरस्वती नदी पर बना पाषाण शिला भीम पुल अद्वितीय है। ये बनेगा भीम पुल कहाँ है? चमोली में। किस नदी पर है? सरस्वती नदी पर। तो ये भी सब बनेगा और माणा के समीप ही है। तो दोस्तों ये है हमारा चमोली जनपद, और अगले एक्सरसाइज में देखेंगे हम रुद्रप्रयाग के बारे में। तो इसी तरह से हम देखेंगे सभी जनपदों के बारे में। ये मैंने इसलिए क्योंकि इसके बाद आएगा आपका अध्याय नंबर 1 तो हो गया था, अध्याय नंबर 2, क्योंकि ये वाला जो अध्याय है ना, अध्याय नंबर 9, ये इसलिए किया क्योंकि इसमें सभी जनपदों के बारे में ये जिला सीरीज़ है। तो आपको हर जनपद के बारे में कुछ ना कुछ इसमें जानने को मिलेगा, तो इसलिए मैंने ये पहले आपके लिए मैं लेकर आया। तो मिलते हैं बहुत जल्दी। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच। और वीडियो को लाइक करके आप जरूर जाइएगा, हो सके तो एक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा।